चोर हमारे दिल में नहीं, चोर आपके दिल में है। इसीलिए आप इस तरह इशारों में बातें कर रही हैं हमसे। अच्छा, तो तुम महविश के साथ रात को बैठ के कौन सी कहानियां सुना रहे थे? आपको यकीन है कि वो लोग आपको माफ कर देंगे? पता नहीं, लेकिन मेरा दिल और जमीर तो मुतमईन हो जाएगा ना। वो लोग आपको जान से मार देंगे। हेलो, क्या? अब क्या होगा? अगर मसला हल नहीं हुआ तो मैं भी नजरों में आ जाऊंगी। कुछ भी नहीं होगा तो बेफिक्र हो जाओ। इतना पैसा खिलाती आई हूं, अब वक्त आया पैसा निकलवाने का। हाँ हाँ बिल्कुल, बेफिक्र हो जाओ। बस मैं फ्री होकर तुम्हें खुद ही कॉल करूंगी। बाय।
हबीब का फोन आया? आपने उसे किसी काम से भेजा है? नहीं, मैं क्यों भेजूंगी? और मैं वैसे भी ऐसे लोगों पर भरोसा क्यों करूं? पहले तो वो बहुत अच्छे थे, न जाने अब क्या हो गया। तुम्हारे इश्क में पागल हो गया है। तुम्हारे इश्क का भूत सवार हो गया उसे। फाखरा जी, मैंने तो इन्हें इनकार कर दिया था। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने ही उसकी हौसला अफजाई की थी। लेकिन मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं फाखरा जी? मुझे यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। अम्मी तो बिल्कुल ठीक थी, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई दिल में, फिर अचानक ही कैसे? तो खुद बहुत शौक में हूँ दानियाल, पर आज तक बिल्कुल ठीक थी। जब मैं सुबह कमरे में गई तो उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? और सरदार अंकल ने कुछ नहीं किया? कोई पोस्टमार्टम कुछ भी नहीं, वो कहने लगे कि मरने वाले इस तरह से वापस तो नहीं आ सकते, तो उनको तकलीफ क्यों दी जाए। मेरी माँ ने तो दुखों के अलावा कुछ नहीं देखा माई। पहली शादी में नाकाम हो गई और दूसरी शादी में भी धोखा। कुछ लोग ऐसी किस्मत लेकर क्यों पैदा होते माई? ऐसी बातें ना करें दानियाल, अल्लाह नाराज होते हैं। नहीं माई, अल्लाह मियां ऐसी छोटी छोटी बातों पे नाराज नहीं होते। और उनसे शिकवा ना करूं तो किससे करूं? अल्लाह से शिकवा नहीं करते, उससे रहम मांगते हैं। वो बहुत बेनियाज है। ये बताओ, तुम लोग यहाँ कैसे? शहनाज भी है तुम्हारे साथ? ये सब अहमद साईं की मेहरबानी है। उनकी वजह से हम वहां से निकल पाए, वरना हम भी उस घर में किसी लाश की सूरत में निकलते। इसका मतलब मेरे घर की बर्बादी के पीछे सरदार साहब का हाथ है। बज़ाहिर तो यही लग रहा है दानियाल। तुम फिक्र ना करो, सबको देख लूंगा। अभी फिलहाल ऐसा आप कुछ सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपको अभी इन सब से छुपा के रखना है अपने आप को। आज चाय दे दें, सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, चाय ही बना रही हूँ। माही, ये रात को घर में काफी शोर शराबे की आवाज आ रही थी। सब खैरियत तो है? मुझे आवेद घुस आया था, मैंने मुख्तार साईं को कॉल करके बता दिया, टेंशन की बात नहीं। मैं तुमसे कहती भी हूँ कि रात के टाइम मेरे साथ सोया करो, लेकिन तुम अपनी जिद की पक्की हो। आज से तुम मेरे साथ सोगी रात में, समझी? आप जानती है ना मुझे अकेले सोने की आदत है। चले, मैं कमरे में जा रही हूँ। बैठो, नाश्ता तो करके जाओ। स्लाइस दे दें या बिस्किट। रात को नींद नहीं आई ना, तो सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, मैं ला रही हूँ। ये लो, अभी तुम ये खाओ, मैं स्लाइस बनाती हूँ तुम्हारे लिए। अरे इतना ज्यादा नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? खाओ। मैं कमरे में ही जा रही हूँ। फाखरा जी, वो हमें एक काम था आपसे। हाँ, कहो। वो हमें 50,000 रुपयों की जरूरत है। 50,000 रुपए? मैं तो तुम्हें 50 रुपए भी नहीं दे सकती। अब जाहिर सी बात है कि उनको जला के हाथ तो सेकने नहीं है हमें। कोई काम होगा ना? कौन सा काम? कैसा काम? सीधी तरह ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें अंजुम को पैसे देने? अगर अंजुम जी को देने होते ना तो यूं झूठ बोलकर पैसे नहीं मांगते आपसे, साफ साफ कहते हैं अंजुम जी को देने। हमें अरसलान मियां की फीस भरनी है। वो भी 50,000 रुपए? वैसे तो हॉस्टल से बार बार फोन आ रहे हैं, 2 महीने की फीस जमा करानी है, 70,000 रुपए। खुदा का खौफ खाओ माजिद, 35,000 पे सिर्फ हॉस्टल की फीस है? उफ खुदारा,
भाई सीधी तरीके से उसकी माँ के हवाले करो, वो खुद ही एडमिशन करवा लेगी, खुद ही पढ़ा लेगी उसे। फाखरा जी कैसी बातें कर रही हैं आप? हम बाप हैं उनके, हमारी जिम्मेदारी है वो। और फिर आप देखें ना, हम गलत थोड़ी कह रहे हैं आपसे। भाई स्कूल की फीस है और ट्यूशन की फीस है, किताबों की फीस है और खाना पीना, इन सबको मिला के तो बन जाते हैं इतने। जब तुम ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो इतना खटराक फैलाने की क्या जरूरत है? जब हमने दाखिला करवाया था ना, उस वक्त अफोर्ड कर सकते थे हम। अब ये वैसे भी उनका आखिरी साल है। क्यों? इसके बाद क्या पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी? हाँ, उसे डिग्री मिल जाएगी, एमए कर लेगा। आप हमें सिर्फ इतना बताइए, आप पैसे दे रही हैं या नहीं? अच्छा ठीक है, कल ले लेना, एक पेमेंट आनी है आज मेरी। ठीक है। लेकिन माजिद, इस तरह कैसे चलेगा और कब तक चलेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम बार बार कब तक पैसे मांगते रहोगे? क्या करें, आप ही बताएं, क्या करें हम? अरे आप बाहर हमें जाने नहीं देती और अपने काम में भी इन्वॉल्व नहीं करती। अच्छा चलो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मेरा ड्राई फ्रूट का जितना भी बिजनेस है वो सब मैं तुम्हारे हवाले कर देती हूँ। क्या? देखो ये बहुत वसी कारोबार है और इस कारोबार के सिलसिले में तुम्हें कभी शहर से बाहर भी जाना पड़ेगा, कभी कहाँ कभी कहाँ। अरे आप उसकी फिक्र ना करें, हम सब कर लेंगे। बस तो फिर ठीक है, मैं आज ही अपने वकील से बात करके तुम्हें बाकायदा मालिक बना देती हूँ। और फिर ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितनी मेहनत करके कितना पैसा कमाते हो। ठीक है डन। ओके, मैं आती हूँ जरा। जी। वो 50,000 तो दे रही है ना? हाँ हाँ, मैं बस एक दिन वेट कर लो ना, मेरे पैसे आने वाले हैं। दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे, वरना कहीं तकदीर तमाशा। अरे चाय लाओ बेटे लाओ। अब्बू, वो मैंने कमाल अंकल से बात कर ली, उन्हें कोई एतराज नहीं है। अजीब आदमी है, मुझे मना करता है और तुमसे कहता है कि मुझे कोई एतराज नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आप नहीं चाहते कि मैं नौकरी करूं? बेटा कैसी अजीब बात है कि बूढ़ा बाप घर में बैठा रोटियां तोड़ता रहे और बेटी नौकरी तलाश करती फिरे। अब्बू, मैं आपकी बेटी नहीं बेटा हूँ, आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। हाँ मेरा बेटा, मुझे मालूम है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। वो मैंने एक जगह होम ट्यूशंस की बात कर ली है, सैलरी भी बहुत अच्छी है और टाइमिंग भी सिर्फ 4 से 6 बजे तक की है। बेटा तुम्हें ये जो नौकरी मिल रही है ये किसके रेफरेंस से मिल रही है? अब बराबर में आंटी रहती ना रुकैया, उनके रेफरेंस से। कौन रुकैया? कौन? मारिया की अम्मी। तुम तो मुझे मुश्किल में डाल देती हो। अब ये मारिया कौन है? अब्बू वो यूएसए से आई हुई है और शाम में आएगी मिलने के लिए, तो मैं आपसे मिलवाऊंगी उसको। रुकैया आंटी बहुत ख्याल रखती है मेरा। जब उन्हें सारी बात का पता चला तो बहुत अफसोस किया उन्होंने, और मेरे लिए होम ट्यूशंस की बात भी कर ली। ये तुम मुझसे इजाजत ले रही हो या मुझे इत्तला दे रही हो? आपसे इजाजत लूंगी तभी जाऊंगी ना अब्बू। बस मैंने कह दिया है, तुम कोई नौकरी वोकरी नहीं करोगी। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर लगा दी, 2 घंटे पहले तो तुमसे बात हुई थी मेरी। मैं क्या करता फाखरा मैडम, मैं जैसे ही होटल से निकला एक आदमी मेरे पीछे लग गया। कौन था वो? मुझे क्या मालूम, बहरहाल
मैं उसे इधर उधर घुमाता रहा कि जैसे ही मौका मिला मैं गायब हो गया। उफ खुदाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम्हारे पीछे यहाँ आ गया हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने खूब तसल्ली की, उसके बाद यहाँ आया हूँ। कौन हो सकता है वो? कहीं पुलिस का आदमी तो नहीं है? जी मुमकिन है। ये भी हो सकता है कि खस्ता गुल ने किसी को हमारे पीछे लगा दियो। वो ऐसा क्यों करेगा? वो मेरा पार्टनर है। मैडम, आज के दौर में लोग किसी पर भरोसा नहीं करते। हो सकता है खस्ता गुल आप पर दबाव डालना चाह रहा हूँ। नहीं, मेरे ख्याल में ये पुलिस का ही आदमी होगा। इसका मतलब तो ये है कि खस्ता गुल पुलिस की नजरों में आ गया है। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की नजर से बच के कोई भी नहीं रह सकता, और अगर कोई समझता है कि वैसा कर सकता है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। जी बिल्कुल। बहरहाल माल आज रात तक जहाज पर लोड हो जाएगा और जहाज कल सुबह रवाना हो जाएगा। हाँ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तुम जाओ, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर हम मुलाकात करते हैं। जी बेहतर। न जाने ये बैठे बिठाए उसे नौकरी की क्या सूझी। अरे यार, वो तुम्हारा हाथ बढ़ाना चाहती है, बहुत खुददार है। जितनी जल्द हो सके वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। यार मैं जानता हूँ वो कितनी हसास है और कितनी खुददार है। जितना वो सब्र करती है ना, इसकी मिसाल दुनिया के पर्दे में नहीं मिलेगी। किस औरत का दिल नहीं चाहता कि वो नए कपड़े पहने, जेवर बनाए, पैसे की फरावानी हो। यकीन करो कमाल, आज तक इतना अरसा हो गया अंजुम ने मुझसे कोई फरमाइश नहीं की। क्या ये बात तो मैंने भी नोट की है। हाँ, अंजुम की माँ अल्लाह बख्शे जब जिंदा थी तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि अंजुम की हर ख्वाहिश को वो पूरा करे। किसने दरवाजा क्यों लॉक किया है? माही, शहनाज, क्या बात है? दरवाजा खोलो, मैं हूँ। बात क्या है, बताएं तो। अरे बात क्या, खोलो तो दरवाजा। लॉक क्यों किया हुआ है तुमने? हाँ, क्या हो गया शहनाज? क्यों शोर मचाया हुआ है? खैरियत? लॉक क्यों किया हुआ था? वैसे ही हुआ क्या? हटो। अरे आप जानती तो हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए। मैंने तुमसे वजाहत तो नहीं मांगी। नहीं, आप कह रही होंगी ना, मैंने आज दरवाजा बंद किया हुआ है, तो पता नहीं क्यों बंद किया होगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही। असल में उस दिन जावेद आ गया था ना, मैं उसकी वजह से बहुत डर गई हूँ। हाँ, मुझे लगता है उसे किसी ने भेजा है हमारी निगरानी के लिए। जबकि ना तो हमारे पास पैसा है और ना वसाई। हमें कहाँ जाना है? अहमद साहब का यूं अचानक चले जाना बहुत अजीब सी बात है। ठीक कहती हो, ये बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें। इनके लिए पाकिस्तान से बाहर आना जाना बिल्कुल ऐसी है जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाए। हबीब, आप कब आए और आप कहाँ थे सारा दिन? फोन भी आपका ऑफ था। आपको मालूम है मैं कितनी परेशान थी आपके लिए। कितनी बार मैंने फाखरा से पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। एक मिनट, आप तो फाखरा के कमरे से बाहर आए। आप फाखरा के कमरे पे क्या कर रहे थे? इसका क्या मतलब है? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? फाखरा मैडम ने किसी काम के लिए मुझे बाहर भेजा था, बस उसकी रिपोर्ट देने आया था। कैसा काम? कहाँ गए थे आप? तुम्हें ये सब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। और अब तुम मेरे फिक्र में इतनी दुबली क्यों होती जा रही हो? जी बेटा। जी अंकल। मुझे तुमसे एक बात कहनी है। जी बोले। बेटा, ट्यूशन की बात भूल जाओ, तुम्हारा बाप इस पर राजी नहीं है। वो तो मेरी भी बात हुई थी अब्बू से
लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों मना कर रहे हैं। बेटा जब वो मना कर रहा है तो तुम भी जिद मत करो। लेकिन अंकल, अब्बू को भी तो ये बात समझनी चाहिए। घर की 100 जरूरियात होती हैं और मेहनत करने में क्या हर्ज है। न जाने वो होम ट्यूशन के लिए राजी क्यों नहीं है। मैं जानती हूँ अब्बू को अच्छी तरह से, एक बार मना कर देते हैं ना तो बस फिर किसी की नहीं सुनते। अब वो किसी सूरत नहीं मानेंगे। लेकिन अंकल, अब्बू को ये बात समझनी चाहिए। अगर आप हम लोगों को जगह ना देते सर छुपाने के लिए तो आज हम लोग किस हाल में होते। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने हमें सर छुपाने के लिए जगह दे दी। बेटा आप लोग कहीं नहीं जाते। मेरे शौक दा नहीं इतबार तैनू, आजा वेख मेरा इंतजार आजा, इवें लड़नू बहाने लबनाए कुछ सोच। वो कोचा तुम तो बहुत बड़ा गुलकार है। खान साहब कैसे हो मड़ा? बड़ा हाल ठीक है, तुम सुनाओ क्या हाल है तुम्हारा? हाय चाचा, मेरे दोस्त तो कहते हैं कि चुप होने के कितने पैसे लोगे। फिर तो तुम्हारी बहुत अच्छी आमदनी हो जाती होगी। अरे चाचा, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे। नहीं यार, तुम कैसा बात करते है? मड़ा ये बता के तुम्हारा गांव किधर है? यार हमारा गांव है बाजोड़ गांव का है। अच्छा, मैं भावलपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ पे मुबारकपुर का। अच्छा एक बात तो बताओ खान साहब। हाँ पूछो भाई। तुमने कल रात किसी को बाहर जाते हुए देखा था? मेरा मतलब है कि किसी बंदे को। भाई साहब तुम हो किस चक्कर में? नहीं यार, वैसे मुझे लगा है कि कोई बाहर गया है। इधर हमारे होते हुए कोई चिड़ी का बच्चा नहीं निकल सकता है। ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा चाचा, ये बताओ कि तुम्हारी छुट्टी कब होती है? वो कोचा हम तुमको क्यों बताए, हमारा शाम को छुट्टी 6 बजे होते है। चलो बाबा ना बता, ठीक है? जाओ मना, हम चलती है रे। जाओ मना तुम। खस्ता गुल, मैंने ये सोच समझ के ही फैसला किया है। अरे भाई सब कुछ आ जाएगा उसे, और तुम हो ना उसे ट्रेन करने के लिए। तुम जानते हो हमारे काम में मुनाफा कम और खतरा ज्यादा है, और हमारे पीछे वैसे भी इंटेलिजेंस लगी हुई है। और ऐसे में ये काम किसी नए बंदे के हवाले कर देना, ये बेवकूफी नहीं है क्या? मैं जानती हूँ तुम मेरे मुखलिस दोस्त हो, इसलिए सब कुछ मैंने तुम्हारे हवाले किया। अच्छा तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं उसे 2-4 दिन में भेजती हूँ। बस कुछ पेपर वर्क है, वो कंप्लीट हो जाए। हाँ, इसलिए कि मैं कभी भी कच्चा काम नहीं करती हूँ। चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, सुबह से नजर नहीं आई। यही तो हूँ साईं, क्यों पूछ रहे? खैरियत तो है माही, तुम कुछ परेशान नजर आ रही। वो साईं शहनाज बहुत परेशान रहने लगी है, हर बात का जिम्मेदार खुद को ठहराती है। हाँ, बेचारी के साथ हुआ भी तो बुरा है ना। लेकिन साईं, ये इंसानों का काम तो नहीं है ना, ये सब तो उसके मुकद्दर में लिखा था। अगर वो ये बात समझे तो तब,
साईं, सोच रही हूँ उसे गांव भेज दूँ। ये जानते हुए भी कि वहां पे उसकी जान को खतरा है। उसके घर नहीं, आपकी हवेली भेज दे तो? वो वहां पे जाकर क्या करेगी? यहाँ पे रह रही है आजादी के साथ, खुलकर सांस तो ले रही है, पर गांव में तो हवेली की ऊंची ऊंची दीवारों और दरवाजों के पीछे तो आवाज घुट जाती है। माही, मैं तो खुद उसे यही समझा रही हूँ, पर मैं तो ये जुल्म नहीं कर सकता। माही, मेरी छोटी मासूम बहन वहां पे कैद है। मैं खुद चाह रहा हूं कि उसको यहां पे ले आऊं। उसे समझाओ कि अपने आप पर ये जुल्म ना करे। मैं कोशिश करती हूँ उसे समझाने की। यार मिर्जा, तुम कोई कारोबार क्यों नहीं शुरू कर देते? हाय, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। यार कैसी बहकी बहकी बातें करते हो यार। मेरे पास सरमाया कहाँ है जो मैं किसी कारोबार में लगाऊंगा। यार मेरा मतलब है कि अंजुम कुछ करना चाहती है, क्योंकि हम दोनों फारिग हैं तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। उसे कहाँ तजर्बा है इन बातों का, और दूसरी बात ये कि सरमाया कहाँ है जो वो इस काम में लगाएगी। यार इसकी फिक्र मत करो, ये बताओ कि तुम काम करना चाहते हो कि नहीं? करना तो यार मैं वाकई चाहता हूँ। कब तक आखिर मैं तुम पर बोझ बना रहूंगा। यार मिर्जा, तुम एक बात करके सब कुछ धो देते हो, जो किया कराया है उस पर भी पानी फेर देते हो। यार मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था। भाई जो भी कुछ हो, तुम अपने आप को बोझ समझते हो। अरे बाबा माफ कर दो, इतना गलती हो गई। और रहने दो अपनी अदाकारियां, बहुत कर चुके। वो बात करो जो करनी है। यार मसला ये है कि अंजुम को कुछ नहीं आता है। वो कैसे चलाएगी बिजनेस, कैसे करेगी सब कुछ यार। अरे भाई हम दोनों किस लिए हैं? उसकी निगरानी करेंगे, उसकी मदद करेंगे, बस सब ठीक हो जाएगा फिर। मगर सोचो ना कैसे करोगे, क्या रहनुमाई करोगे? तुम मुझ पर छोड़ दो ना, मैं कारोबार कर रहा हूँ ना, मुझे सब कुछ पता है, तुम फिक्र नहीं करो। बस सब कहना ना बड़ा आसान होता है यार। कारोबार के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। इतना आसान नहीं है कह दिया और शुरू हो गया। वो बड़ी समझदार लड़की है, वो करना चाहती है, क्यों रोक रहे हो उसको यार? अहमद साईं और दानियाल की अगर कोई खबर ला सकता है ना तो वो माजिद भाई हैं। माजिद भाई? वो इस मामले में क्या कर सकते हैं? बहुत काम के बंदे। खालिद बहुत तारीफ किया करते थे उनकी, कहते थे कि हर मसले का हल मौजूद होता है उनके पास। नहीं शहनाज, उन्हें हमें अपने घर के मामलात में इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं। तुम शायद भूल रही हो, वो शुरू से हमारे घर के हर मामले में इन्वॉल्व रहे। हाँ, पर पहले की बात और थी ना। पहले अम्मी थी, खालिद भाई थे, अब सिर्फ हम दोनों हैं और दुनिया की उठती हुई उंगलियां। अहमद सेठ, मुझे यकीन है कि वो दानियाल अंदर कमरे में है। सही, उस मुख्तार ने मेरे अंदर आने पर पाबंदी लगा दिया है। वो तो मुझे अंदर कदम भी नहीं रखने देता। सही, सही, खुदा के लिए आप जल्दी वापस आ जाएं, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। वो महीन बड़ी चालाक लड़की है। सही, उसने मुख्तार को अपनी मुट्ठी में ले रखा है, उसके इशारे पर चलता है वो। सही, ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक हूँ। बैठे प्लीज। खैरियत? बहुत दिनों बाद याद किया मैडम। बस आपको पता है जब काम होता है तो तभी आपको याद करती है। वो तो मैं जानता हूँ, हुक्म करिए, करना क्या है? मेरा ड्राई फ्रूट का कारोबार जो है वो माजिद के नाम करना है। लेकिन क्यों मैडम? आपने बहुत मेहनत से इस बिजनेस को इस मुकाम तक पहुँचाया है और अब उनके नाम समझ से बाहर है, ऐसा क्यों? ये बात मैं अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन अब तुम जानते हो कि कारोबार में खतरात बढ़ते जा रहे हैं। मैडम फिर ऐसा क्यों ना करें कि डॉक्यूमेंट में कुछ रद्द बदल करके बिजनेस माजिद का ही शो कराएं और मालिक आप ही रहें।
क्या मतलब? मतलब ये कि पहले आप 20% की मालिक थे इसमें, लेकिन अब आप हिरोइन के नाम कर चुके हैं, इसलिए अब ये सारा कारोबार माजिद ही चला रहा है और आप कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में। ऐसा मुमकिन है क्या? सब कुछ मुमकिन है, बस करने वाला होना चाहिए। चलिए ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आप बेफिक्र हो जाए, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी प्लीज। बेफिक्र है। माहिन बता रही थी कि तुम गांव जाना चाहती हो। जी, कम से कम मौत तो मेरे अपनों के दरमियान हो। क्या बात है शहनाज, जिंदगी से इतनी आवाजार क्यों हो? जिंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे एंजॉय करके जियो। जी साईं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपके लिए। आपके पास पैसा है, वक्त है, इख्तियार है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो एक कमजोर सी औरत हूँ जिसके सर पे अपनी छत तक नहीं है। ये घर तुम्हारा ही है, और एक बात और सुन लो, औरत कभी कमजोर नहीं होती, उसमें मर्द से ज्यादा बर्दाश्त करने की ताकत होती है। वो जो चाहे कर सकती है। ये तो आपकी सोच है ना, लेकिन आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हकीकत है क्या। शहनाज, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? नहीं साईं, अब मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। लेकिन क्यों शहनाज? तुम जवान, खूबसूरत हो, अपनी नई जिंदगी जी सकती हो। आप सबके कहने पर ही मैंने खालिद से दूसरी शादी की थी ना, लेकिन मुझे क्या मिला? एक बार फिर बेवा हो गई। मेरा ही कसूर है साईं, मैं मनहूस हूँ, मेरी नहूसत खा गई खालिद को। तुम अजीब लड़की हो शहनाज, हर बात का इल्जाम खुद पर क्यों देती हो? नजीर नहीं रहा तो उसकी उतनी ही जिंदगी थी, ये बात अपने जहन में बिठा लो। और रही बात खालिद के एक्सीडेंट की, तो वो उसका मुकद्दर था, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, बोलो बेटा। मैं जॉब करना चाहती हूँ। जॉब? बेटा किस लिए? पैसों की जरूरत है तो मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं घर बैठे बैठे थक जाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं और अब्बू आप पर इजाफी बोझ बन गए। खबरदार जो तुमने ऐसी बात की आइंदा। वो मेरा यार है और तुम मेरी बेटी हो। भाई इतने बड़े घर में मैं अकेला रह रहा था, तुम लोग आ गए हो तो दिल बहल जाता है मेरा। ये तो आपकी मोहब्बत है। मोहब्बत कुछ नहीं है बेटा, हर आदमी अपना फायदा ढूंढता है, और तुम इतने मजे मजे के खाने खिलाती हो, कौन करेगा ये? वो भी मैं ही करूंगी, बट जॉब के साथ। क्या जॉब करोगी? थक जाओगी बेटा। मैं सोच रही थी कि होम ट्यूशन देख लूं, कम वक्त में मुनासिब पैसे मिल जाते हैं, इससे घर भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एक शागिर्द दिला दूं। सच? हाँ भाई, मेरा तुम्हारा मजाक का रिश्ता कब है? अच्छा तो ये बताएं, कौन है, कहाँ रहता है और किस क्लास का स्टूडेंट है? बेटा ये तुम्हारा अंकल है। हाँ, फीस बताओ मैडम। मैं और माहिन तुम्हारा भला चाहते हैं शहनाज, हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, अपनी जिंदगी गुजारो अच्छे से। आप मेरी बात क्यों नहीं समझते? जो चीज मेरे नसीब में नहीं है, भला आप लोग कैसे दे सकते हैं मुझे? फिर वही मायूसी। शहनाज, तुम मेरे लिए नसीम की तरह, जैसे उसकी खुशी वैसे ही तुम्हारी खुशी है मेरे लिए। क्या चाहते हैं आप? तुम्हारी धूमधाम से शादी करवाना चाहता हूं, ताकि तुम इस मायूसी वाली जिंदगी से निकल सको। कौन करेगा मुझसे शादी? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है शहनाज, बस तुम राजी हो जाओ, बाकी का सारा काम मैं खुद देख लूंगा। साईं,
मैं मनहूस हूँ, 2 शौहर मार चुकी हूँ। आप क्यों तीसरे की जान लेना चाहते हैं? फिर वही बात, बकवास है ये सारी बातें। अगर जिंदगी और मौत इंसान के इख्तियार में होती तो इस वक्त कोई भी इंसान जिंदा ना होता इस कुर्रे अर्ज़ में। बिना इख्तियार के ही लोग जीते जी मार दिए जाते हैं। छोड़े साईं, आप लोग मेरी फिक्र नहीं करें, अपनी जिंदगी आराम से जिए। और हाँ, अगर आप मुझे खुश देखना चाहते हैं ना, तो दानियाल को ढूंढ कर ले आए कि कम से कम माहीन की जिंदगी तो सुकून से गुजर जाए। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन एक बात याद रखो, इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। हबीब, वो बहुत ही दोगली औरत है। तुम्हारे सामने तो ऐसे जाहिर करती है वो जैसे तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, और हकीकत ये कि तुम्हारे जाने के बाद उसने पीछे तुम्हारे लिए जरा भी बात नहीं की। लेकिन वो तो कह रही थी कि उसे बड़ी फिक्र है मेरी। झूठ बोल रही थी वो। तुम खुद सोचो, वो शादीशुदा औरत है, उसे तुम में भला क्या इंटरेस्ट होगा? सही कह रही हैं। मेरा ही दिमाग खराब था, मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। अब तो अकल आ गई है ना तुम्हें? जी। बस तो फिर ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है। मैं शादी नहीं करना चाहता। ये पागलपन है तुम्हारा। अगर महविश ने तुम्हें धोखा दिया है तो इसमें किसी दूसरी लड़की का क्या कसूर है? लेकिन मेरा जी नहीं चाहता। अभी शादी इंसान की जरूरत है। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरा दिल ही मुर्दा हो चुका है। ज्यादा बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात है, मैंने जो लड़की तुम्हारे लिए देखी है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत स्मार्ट। मैंने किसी को नहीं देखा। वो 1-2 दिन में यहाँ पर आने वाली है। पहले उससे बातचीत कर लो, उसे देख लो, उसके बाद बता। अब्बू, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं आप। कोई बात है तो मुझे बताएं। नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, बस आज जरा कुछ तबीयत ठीक नहीं है। क्या बात है? तुम कुछ कहना चाह रही हो? अब्बू, वो माजिद का फोन आया था और वो चाहता है कि मैं उसके साथ फाखरा के घर पे रहूं, लेकिन ये नामुमकिन है अब्बू। ज़ेब को तो मैंने आपकी वजह से बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन मैं फाखरा को बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो बहुत बदतमीज और बदजुबान लड़की है। बेटा, तुमसे मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि सब्र और तहम्मुल से काम लिया करो, मगर तुम्हारे इस जज्बातीपन ने तुम्हें हमेशा तकलीफ में मुब्तला रखा है। और देखो बेटा, ये तो माजिद की अच्छाई है ना, ये सब के बावजूद वो तुम्हारा ख्याल रखता है। बेटा, हो सकता है फाखरा से शादी उसकी मजबूरी हो, मगर वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है, एहसास रखता है। आखिर वो तुम्हारा शौहर है ना, और वो अगर तुमसे आस लगाए बैठा है तो खुदारा उसको मत तोड़ो। अहमद सेठ अब यहाँ पे नहीं आएगा, तुम जाओ यहाँ से। सही? इससे क्या मतलब कि आपने सेठ को मार दिया? तो फिर किसको छुपा के रखा है तुमने कमरे में? तुमने कभी अपना रूम लॉक नहीं किया, तो अब क्यों करने लगे? टुकड़े टुकड़े हुआ दिल